हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नॉलेजिस्ट आपके लिए आपके कैब के एग्ज़ाम्स के लिए स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस लेकर आए हैं। और ये क्लास आपके डेली बेसिस पर होगी, तो जिसमें हम सारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस करेंगे जो भी आपके आने वाले कैब के एग्ज़ाम्स में आएगा। तो ये क्लास आज की हमारी क्लास 10 है, जो कि हमने कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 से लेकर, और यहाँ पर अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली क्लासेस का रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या किया था। हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग किया था, इंट्रोडक्शन किया था। देन एक अच्छे सेंट्रल टेंडेंसी के होने की क्या है, गुड मेजर्स होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, समझाया था। अरिथमेटिक मीन मैंने आपको करवाया था। तो याद करिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारी सीरीज होती है, सीरीज मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप सीरीज कहते हो। तो ये जो आपकी सीरीज होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं हमारी। कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी थी सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, देन सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज, एंड द थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इस इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपने मीन निकालना है तो आपको 3 मेथड्स चाहिए। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ जी, क्लियर। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपने मीन निकालना है तो डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज। अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालना है तो आप इन तीनों मेथड्स का यूज करेंगे, और कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी यही 3 मेथड्स रहेंगे। मीन निकालना हो, चाहे वो क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का हो, चाहे वो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का हो, और चाहे वो क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का हो। फॉर्मूले आपके 3 ही तरह के निकल सकते हैं, डायरेक्ट का, शॉर्टकट का और स्टेप डिवीजन का। हाँ जी, डन। तो उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन एक करवाया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर एक मिस्ड हो तो उसको हमने कैसे निकालना है, और अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 मिस्ड होती हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इतना सिलेबस हमने आज की नियर अबाउट 9 क्लासेस में डन कर लिया था। स्टार्टिंग में सैम्पलिंग वगैरह के बारे में, सैंपल क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ये सारी क्लासेस करवाई हैं। तो अगर आप चाहें तो आप क्लास 1 से कंटिन्यू करके क्लासेस को देखते रहिए, सो डैट एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ आपका लिंक बना रहे। ओके, डन। तो इसी के साथ हमारा अरिथमेटिक मीन खत्म होता है। देन आगे आज का टॉपिक रहेगा, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। चलिए, तो अब हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन करने जा रहे हैं, जो कि एक छोटा सा पार्ट है आपके मीन का ही। हाँ जी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होता है। इसमें क्या है, आप दो चीजों को इकट्ठे लेकर उनका क्या है मीन निकालते हैं। जैसे कि आपको क्या है, एग्जाम्पल देखिए कि जैसे यहाँ पर क्या है, आपको एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 100 स्टूडेंट्स के, मैथमेटिक्स के कितने हैं 60। ये क्या है, एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। किसके हैं, 100 स्टूडेंट्स के हैं। मैथ में कितने हैं आपके 60। देन उसके बाद फिर से 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं मैथ्स के 90। ठीक है, फाइंड द एवरेज मार्क्स कंबाइंड ग्रुप ऑफ 150। तो कह रहे कि इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन बना दे, कंबाइन कर दे, तो 100 प्लस 50 जो आ जाएगा आपके पास, 150 बच्चों का मैथ का एवरेज मार्क्स बताइए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आपको 100 बच्चों को और 50 बच्चों का अलग अलग से एवरेज मार्क्स दिए गए हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि आपका टोटल 150 स्टूडेंट्स का कैसे एवरेज निकलेगा। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो। इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपने मीन निकालना है तो n 1 दिया है, उसके नंबर
उसके मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो n दूसरा उसके मीन के साथ। ठीक है, अगर आगे है आपके पास n3 तो यहाँ पर मीन 3 ले लो। ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, जैसे आपको 3 4 5 10 अलग अलग नंबर दिए गए तो आप इसको आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना इतना ही लगेगा हमारा फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही सीरीज दी गई हैं, एक 100 स्टूडेंट्स की और आपकी एक 50 स्टूडेंट्स की। तो एक n1 नीचे आएगा और n2 आ जाएगा। तो इसका देखिए मीन इज इक्वल टू n1 कितना था 100 था और इसका मीन कितना था 60, प्लस एक था आपके पास स्टूडेंट्स 50 और इनका मीन था 90, और नीचे क्या आएगा 100 प्लस 50। तो 100 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6000, और 5 को आपने 9 के साथ किया तो 45, और पीछे आ गया 4500। देन नीचे आएगा आपका 150। मीन इज इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 4 10, 10,500 डिवाइडेड विद 150। तो एक जीरो के साथ एक जीरो काट दिया आपने। अगर आप 15 के टेबल पर 1050 की अगर कटिंग करना चाहते हो तो देखिए कितने पर आता है। 15 7 द 35, 7 द 7 8 9 10, तो ये कितना आ गया 10 105। तो 7 पर आपके सीधे आ गए 105, ये कटिंग हो गई, और ये जो जीरो होती है यहाँ पर चली जाएगी तो ये आ गया 70। तो आपकी मीन की वैल्यू कितनी आती है 70 आंसर। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जब आपको कंबाइंड मीन निकालने के लिए कहा गया है, आपने n1 को मीन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपने n2 को मीन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे दोनों के नंबर्स का आपने टोटल ले लेना है, इनकी कटिंग करेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। कह रहे कि एक प्राइवेट हेल्थ क्लब में टोटल कितने मेंबर्स हैं 200 मेंबर्स हैं। ठीक है, 200 मेंबर्स हैं जिसमें से 18 मैन है, सॉरी 100 मैन है और 80 वुमेन है एंड 20 चिल्ड्रन है। तो इन्होंने 200 का टोटल बता दिया, 100 मैन 80 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन। डन। तो कह रहे कि द एवरेज वेट ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर, और इनके क्या दिया गया है, हमें वेट दिया गया है। सबका वेट दिया गया है कि 60 केजी है इनका, 50 केजी है इनका और 35 केजी है इनका। अब कह रहे कि इनका क्या निकालिए, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द कंबाइंड ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि कंबाइंड अर्थमेटिक वहां पर निकालना है आपने जहां पर आपको क्या है क्वेश्चन में कंबाइंड का एक अक्षर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आपने क्या है कंबाइंड मीन निकालना। तो फॉर्मूला देखिए, मीन इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3। ऊपर ले लिया, नीचे तीनों के n1 प्लस n2 प्लस n3, इन तीनों का कर दिया। तो मीन इज इक्वल टू देखिए 100 का कितना था 60, तो 60 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 80 का कितना था 50, देन यहाँ पर लिख रही हूँ, और 20 का कितना था 35। इनको आपने कर देना है नीचे 60, नहीं n1 कितना था आपका 100 प्लस 80 प्लस 20। तो देखिए मीन इज इक्वल टू 100 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6000 हो गया, 8 5 द 40 और साथ में 2 0 4000, और आपने क्या करना 35 को 2 के साथ किया, हाँ जी, तो ये आएगा आपका 700 और नीचे आएगा आपका 200 टोटल। तो ये कितना आ गया आपका 6000 प्लस 4000 प्लस 1, तो ये आ गया आपका मीन इज इक्वल टू 10,100 डिवाइड विद 200। तो इसकी दो के साथ कटिंग कर दी और आपने क्या करना 2 को 101 के साथ किया, तो 2 के टेबल में तो 5 में तो आ गया 10, ये हो गया। अब 1 बचा तो 1 के लिए यहाँ पर आपने डेसिमल लगाया और इसको 10 बना दिया। सॉरी ये 700 था, यस यस यस। तो 10 तो हो गया और 7 किससे छोटा 3 पर आ गया आपका 6।
यहाँ पर आपने 7 नीचे उतारा तो 3 में छोटा आ गया 6, तो 1 बचा, यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल और यहाँ आ गया 10, तो ये आएगा 5 पर। तो ये आपकी मीन की वैल्यू आएगी, यहाँ पर लिख रही हूँ 53.5 आंसर। हाँ जी, क्लियर। तो ऐसे ही आपने क्या है एग्जाम्पल नंबर 7 को और एग्जाम्पल नंबर आपने 9, 8 को भी देख लेना है। तो चलिए मैं ऐसा करती हूँ, आपको एग्जाम्पल्स करवाई देती हूँ सारे, क्योंकि जो आपकी एग्जाम्पल रहेगी इसमें आई थिंक सो कुछ न्यूमेरिकली 1/3 के साथ क्वार्टर्स में दिया गया है, तो कुछ नया करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एक एवरेज डेली वेज है 90 वर्कर्स की इन अ फैक्ट्री में 60, ठीक है। तो 90 वर्कर्स हैं आपके पास, N1 दे दिया 90 और इनका एवरेज क्या बताया गया है, मीन 60 रुपीज। ओके, एन एवरेज डेली वेज ऑफ फीमेल वर्कर इज 45 और फीमेल वर्कर की कितनी है, इसका एवरेज है 45। कैलकुलेट एन एवरेज डेली वेज ऑफ मेल वर्कर इफ 1/3 वर्कर्स आर मेल। तो इसमें टोटल जो 90 है, इसमें वो कह रहे कि टोटल 1/3 इसका जो है वो क्या है, आपके मेल है, और बाकी क्या बचा 2/3, वो कितने थे, फीमेल थे। तो 2/3 का आ गया आपका 45। तो अगर मेल आपके 1/3 है तो इनका कितना आएगा, चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स 90 मल्टीप्लाई विद 1/3 कर दिया मैंने, क्योंकि 90 का निकालना आपने 1/3, तो इसका किया वो आ गया आपके पास 30। और अगर 90 में से 30 मेल हैं तो टोटल कितने बचे, 90 में से 30 माइनस करके 60, तो 60 क्या है आपकी फीमेल्स हैं। क्लियर, इतना हो गया। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मीन डेली वेज ऑफ फीमेल वर्कर्स। अब फीमेल का आपको बता दिया कि मीन कितना है, 40 है। टोटल का बता दिया 90 का, और आपको क्या निकालना है, अब इसका निकालना है। तो देखिए मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2, नीचे आएगा N+1 N2, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या बताया गया है कि जो भी आपको 90 का टोटल बता दिया कि 90 का मीन क्या है, 60 है। तो ये जो वैल्यू निकालनी थी आपको, इन्होंने पहले निकाल कर दे दी है। N1 मेरे को पता है कि वो 30 है, लेकिन इसका मीन नहीं पता था, ठीक है, यही निकालना है। N2 मेरे पास है आपके पास 60 और इसका मीन कितना था, आपको बताया गया था 45। तो 60 को मल्टीप्लाई कर दिए 45 से और नीचे आएगा आपका टोटल 90 ही। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा ये, 60 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई विद मीन प्लस, अब यहाँ पर 60 को आपने 45 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 90 ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 60 को आपने 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आएगा 30 मीन 1 प्लस 2700, ठीक है। तो जब आपने 60 को 90 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपके पास 5400 इज इक्वल टू 30 मीन 1 प्लस 2700। तो देखिए ये प्लस 2700 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 5400 माइनस 2700 इज इक्वल टू 30 मीन 1, ठीक है। तो 5400 में से आपने जब 2700 को माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 2700, यस। और यहाँ पर आएगा 30 मीन 1। तो देखिए 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2700 डिवाइड विद 30 इज इक्वल टू मीन 1। तो इसकी और इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 90। तो 2700 की 30 के साथ कटिंग करके आ गया 90, तो 90 इज इक्वल टू मीन 1। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही कंबाइंड मीन निकालने के लिए कहा जाएगा, आपको कई बार कंबाइंड मीन का आंसर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कंबाइंड मीन दिया गया था, आपको क्या है, वैल्यूज जो हम पुट करते हैं उसमें से एक वैल्यू को मिस कर दो और उसको आपने कैसे निकालना है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। हाँ जी, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक था।
अब नेक्स्ट है आपके पास कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो हम मीन निकालते हैं तो उसमें ना हम कई बार कुछ गलत वैल्यूज को लेते हैं। जैसे मैंने 5 स्टूडेंट्स का मीन निकालना था, 10, 20, 30, 40 और 50 ये उनके मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, अब मैंने इसके हिसाब से सपोज करो इसका मीन आ गया मेरे पास 100, मैंने मीन निकाल दिया इसका 100। लेकिन मेरे को बाद में जाकर पता चलता है कि जो एक बच्चा था जिसके नंबर थे, जिसको मैंने 30 नंबर गिने थे, इसके नंबर 30 नहीं थे, इसके नंबर 3 थे। तो अब एक अक्षर के गलत होने के साथ मेरा मीन भी तो गलत आ गया ना। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास कि अब क्या है, हमारे पास हमने गलती से गलत मीन निकाल दिया है, अब मैंने उस गलत मीन को कैसे सही करना है। क्लियर? चलिए करते हैं इस टॉपिक को। कह रहे कि मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 78.4। अब ऑब्जर्वेशंस कितनी, एन कितना है आपके पास 25, और आपके पास मीन कितना निकल कर आया है 78.4। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 96 वाज मिसरेड एज 69। तो इसमें कोई एक वैल्यू थी 96 आना था, लेकिन उसको मैंने गलती से क्या पढ़ लिया था 69 पढ़ लिया था। तो 96 आपकी करेक्ट वैल्यू है और ये आपकी क्या है रॉन्ग वैल्यू है। तो अब बताइए कि जो ये वाला मीन था ये भी तो गलत निकल के आया, अब आपने सही मीन कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे आपने निकालना है। आपने ना पहले टोटल निकालना। जैसे मेरे को पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी टोटल ऑफ जो भी आपका एक्स होता है और नीचे आप लेते हो एन। ठीक है, एक्स और एन जो भी होता। तो अब मेरे को ये भी पता कि ये आंसर कितना था 678.4 था ये वाला आंसर, और ये कितना था 25। तो इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले टोटल एक्स की वैल्यू निकाल देनी। तो 78.4 को आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल ऑफ एक्स निकल कर आएगा 78.4 मल्टीप्लाई विथ 25 इज इक्वल टू 1960। तो ये आ गया आपका टोटल ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या करना कि अगर आपने सही मीन निकालना तो जो भी इसका आया ना 1960, इसमें से आपने क्या है गलत वाली वैल्यू को 69 को आपने माइनस करना है और सही वाली वैल्यू को आपने प्लस कर देना है। क्लियर? अब जब आपने गलत मीन निकाल दिया तो क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस को, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसको आपने मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से सही वैल्यू को प्लस करेंगे और गलत वैल्यू को माइनस करेंगे। तो जब मैंने 9060 में आप अपने 69 माइनस किए और 96 प्लस किए तो मेरे पास आ गया 1987। तो ये 1987 अब मेरे पास क्या है, टोटल वाला सही वाला मीन है। तो इसको आपने 25 के साथ डिवाइड दे देना है। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 79.48। ये है आपका करेक्ट मीन। हाँ जी, क्लियर? तो देखिए अगर आपने क्या है गलती से कोई गलत मीन निकाल दिया है, ठीक है, उसको सही करने का तरीका है सबसे पहले गलत वाला टोटल निकालो। गलत टोटल कैसे निकालेंगे, जब आप गलत वाले मीन को ऑब्जर्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन करेक्टिंग मीन विद इनकरेक्ट मीन, आप मीन को सही कर रहे हैं इनकरेक्ट मीन के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास जो क्वेश्चन में मीन दिया गया होगा, जैसे कि दिया गया था आपके पास 78.4, तो ये कौन सा मीन था, ये इनकरेक्ट गलत वाला मीन था। आपकी ऑब्जर्वेशंस जो एन होता है वो सही सेम ही रहेगा 25। पहले भी 25 लोगों को निकालना था कि अब भी 25 लोगों का ही निकालना है। तो अगर मेरे को पता है कि मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड विद एन, तो मेरे पास मीन और एन दिया गया है ये दोनों चीजें, तो ये एक इधर डिवाइड हो रही तो इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल ऑफ एक्स निकल आएगा। तो इसीलिए मैंने 78.4 को
25 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास आ गया था 960 आ गया। अब ये जो 960 आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी, ये क्या है, इनकरेक्ट वाला है। अब ये क्या है, इनकरेक्ट है आपके पास। इसमें से सही वैल्यू को आपने प्लस कर देना है और गलत वैल्यू को आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आ गया 1987। अब ये क्या था, करेक्ट वाला टोटल है सारी वैल्यूज का। अब इस करेक्ट वैल्यू को बस आपने ऑब्जर्वेशंस के साथ डिवाइड कर दिया, जो भी आपके पास मीन निकल कर आएगा ये आपका करेक्ट वाला मीन रहेगा। सिंपल। हाँ जी, क्लियर। ये क्वेश्चंस आपके जो करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। ये आपको आगे क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए इसके साथ हम आगे करते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, आपको मेरिट्स दी गई हैं कि अरिथमेटिक मीन की मेरिट्स क्या है। इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि ये हर एक चीज को, मतलब चीजों को लेकर चलता है, जितने भी इसमें ऑब्जर्वेशंस है सबको इसने इंक्लूड करके ही करना है। इसको निकालना इजी रहता है। जैसे कि आपको पता 3 ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है एंड स्टेप डेविएशन मेथड है। यही 3 ही मेथड है और इसको फॉलो भी किया जाता है अच्छे से। सारी ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलता है। हर एक तरह का डाटा हो, चाहे वो डाटा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का हो, चाहे वो डाटा डिस्क्रीट सीरीज का हो, और चाहे वो डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज का हो, सबको ये क्या है, मीन इसका सभी का निकाल पाएंगे आप। इट इज फाइनाइट एंड इनडेफिनाइट। मतलब इसमें क्या है, जो भी आपकी जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या है, काउंटेबल रहेंगी, जिनका 10 वैल्यू से 25 वैल्यू से 30 वैल्यू से कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो फाइनाइट रहती हैं। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब सारी चीजें उसमें डिफाइन की जाती हैं। इट इज रीडली पुट टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। और इसके मीन के ऊपर आपने क्या है, इस स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है, कोई और चीजें निकालनी है, कोई और फॉर्मूला निकालना है, तो आप क्या है, मीन की मदद से निकाल सकते हैं। डैट मीन्स आप बाकी के अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स इस पर कर सकते हैं। और क्या है, अगर आप अपने सैंपल में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस करते हो, जैसे कि मैंने पीछे किया था कि आपने गलत मीन निकाल दिया, तो उसमें जब आप सही मीन निकालते हैं तो थोड़ा सा ही वैल्यू में चेंज आएगा, कुछ 1-2% का, ठीक है, 1-2 वैल्यूज का आएगा, पूरा मीन आपका चेंज नहीं हो जाता। तो डैट मीन्स बहुत ही कम ये अफेक्ट होता है अगर आप अपने सैंपल में कोई भी फ्लक्चुएशंस करते हैं। हाँ जी, डन। ओके, तो ये कुछ मेरिट्स थी हमारी। अब उसके बाद क्या है, डी मेरिट्स भी हैं। इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब अगर आपकी जो वैल्यूज हैं बाहर वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है, इफेक्ट होती ही होती हैं। बिना अगर आप इसमें कोई चीज ऐड कर रहे हो मीन में, या कोई चीज आप लेस कर रहे हो, ठीक है, तो इसका क्या है, आपके मीन के ऊपर असर दिखेगा। मीन आपका कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। डेट मीन्स जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं या फिर बाहर की जो वैल्यूज होती हैं, ये इसको इफेक्ट करते ही करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट डन। इट कैनॉट एवरेज द रेशियोज एंड परसेंटेज प्रॉपरली। अब ये क्या है, आपको एवरेज का की रेशियोज और एवरेज का जो परसेंटेज होती है, इसको निकालने के लिए सक्षम नहीं है, ये आप नहीं अच्छे से प्रॉपरली निकाल पाएंगे। देन इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा क्या है, स्क्यूड होती है, मतलब इसमें विभिन्नता होती है। एक वैल्यू 2 है तो दूसरी 200 है, तीसरी 3 है तो चौथी 400 वैल्यू है, पांचवें एक बच्चे के 2 नंबर, दूसरे के 200 नंबर, तीसरे के 3 नंबर, चौथे के 400 नंबर, पांचवें के नंबर 1000 आए हैं। तो जो वैल्यूज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, स्क्यूनेस बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है ना, तो ये ऐसी वैल्यूज का अगर आप मीन निकालेंगे तो वो मीन आपका सही नहीं निकलेगा। ये अच्छा एप्रोप्रिएट एवरेज नहीं है उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हाईली स्क्यूड होती है, जिसमें गैप ज्यादा जाता है, एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ गैप बहुत ज्यादा है। क्लियर।
और अगर आपकी कोई भी आइटम मिस है, आपके पास 10 बच्चों के नंबर होने चाहिए थे और वहां पर आपके पास 9 बच्चों के नंबर हैं, और आपको कहा कि जाए कि 10 बच्चों का एवरेज निकाल दे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका कोई भी डाटा क्या है, आइटम कोई भी मिसिंग है, तो वहां पर आप मीन सही से नहीं निकाल पाएंगे, आपका मीन गलत ही निकल कर आएगा। देन फिफ्थ, द मीन समटाइम्स डज नॉट कोइंसिड विद एनी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और कई बार जो भी आपका मीन आता है, वो जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी वैल्यूज होती है वो उसी में से आता है, वो बाहर से अलग भी निकल कर आता है। जैसे बच्चों के नंबर है 10, 20, 30 और 40, 4 बच्चों के। तो अगर मैं इनका मीन निकालती हूँ तो कैसे निकलेगा? 10 + 20 30, 30 + 30 60 + 4 40 है। तो 100 को आपने क्या 4 से डिवाइड दे देना। तो अगर आप 100 को 4 के साथ डिवाइड देते हो तो ये आएगा आपके पास 25। तो 25 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, 10 25 और है ही नहीं। तो कह रहे कि कई बार आपका जो मीन की वैल्यू होती है वो आपकी क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में से नहीं होती, वो कोइंसिड नहीं करती है। क्लियर? और आप क्या है, मीन नहीं निकाल पाएंगे जब आपकी जो क्लासेस हैं वो ओपन एंड क्लास इंटरवल्स होती हैं और ये डाटा आपको दिया जाए। अब ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या होती है, इसको देख लीजिए। हाँ जी, ओपन एंड क्लास इंटरवल्स वो क्लासेस होती हैं जिसमें जो भी आपकी जो सीरीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होती हैं। जैसे कि मेरे को जो पहली वैल्यू, जैसे जो एक्स और एफ दिया जाता है आपको, ये जो आपको एक्स दिया गया इसको इस तरीके से उन्होंने लिखा है, बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और आखिरी में लिख दिया अबव 50। तो इसमें क्या है, ये जो इसका ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ये आपको क्या है मिस्ड है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो वही कह रहे कि आप क्या है मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अगर आपके पास क्या है ओपन एंड क्लास इंटरवल है। तो अब ओपन एंड क्लास इंटरवल को सही करने का तरीका देखिए, सब में क्या है गैप 10-10 का है। तो इन्होंने कहा बिलो 10, तो 10 से छोटा और 10 का गैप क्या आएगा 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और है अबव 50। तो अबव 50 और 10 का गैप 50 to 60, इस तरीके से आप उसको सही कर लेते हो। लेकिन अगर पास ये मेरे पास है ही नहीं, इसको सही करने का तरीका नहीं पता, इसके हिसाब से आप मीन नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या है, इसकी एक डीमेरिट कही जाएगी। हाँ जी, क्लियर? तो ये थी कुछ आपकी डीमेरिट्स जो कि मैंने आपको पढ़ाई हैं। हमने अर्थमेटिक मीन पूरा किया, मैंने कंबाइंड मीन आपको निकालना बता दिया। अगर आपके पास क्या है इनकोरेक्ट मीन आपको दिया गया है तो उसका सही वाला करेक्ट मीन आप कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला आपको बता दिया। अर्थमेटिक मीन की मेरिट्स और डीमेरिट्स आपकी डन हो चुकी हैं। अब उसके बाद सेकंड चीज है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। तो ये मीन की एक टाइप है। मीन की पहली टाइप थी अर्थमेटिक मीन, सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। तो ये टाइप हमारी डन हो चुकी है। अब मैंने ज्योमेट्रिक मीन आपको करवाना है। हाँ जी, क्लियर? चलिए करते हैं हम नेक्स्ट हमारे हर ज्योमेट्रिक मीन के साथ। हाँ जी, तो कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज द एवरेज फाउंड बाय टेकिंग द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। जो भी हमारे पास वैल्यूज है ना, ठीक है, या फिर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, इनकी रूट का ये कहाँ से निकल कर आई है, हमने इस रूट का क्या है एवरेज निकालना है। और ये क्या है आपको क्या है समय के हिसाब से क्या क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में बताएगा। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिक मीन इज द एवरेज फाउंड बाय टेकिंग द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी वैल्यू है, आप उसका क्या करते हो, उसकी रूट्स का वो कहाँ से निकल कर आ रही है, कौन सी चीज उसको इफेक्ट कर रही है, आप उसका एवरेज निकालते हो। हाँ जी, क्लियर। अगर आप इसका मीनिंग लिखना चाहें तो एक और इसका मीनिंग लिख लीजिए। यहाँ पर आपको मैं मीनिंग लिखवा देती हूँ। ये एक टाइप है आपके एवरेज की, जो आपको इंडिकेट करता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन ही बताता है। सेंट्रल टेंडेंसी बताता है आपको, किसकी बताती है, सेट ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स का। ठीक है, ये किसका बताएगा आपको, नंबर्स का बताएगा ना, सेट ऑफ नंबर्स का बताता है। ये कैसे बताएगा, आपने यूज क्या करना है, यूजिंग, आप उसका उनका प्रोडक्ट ले रहे हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा सही से नहीं है, ये लाइन आपके सही से फ्रेम ही नहीं हुई है। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिक मीन आपकी क्या है, एक टाइप है एवरेज की। जैसे कि आपका हार्मोनिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है, ये भी एक टाइप है आपकी एवरेज की, जो कि इंडिकेट करता है कि आपने अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, अगर आपने मीन निकालना है, मीन आप किसका निकालते हैं, आप सेट ऑफ नंबर्स का निकालते हैं। अगर आपने क्या है सेट ऑफ नंबर्स का मीन निकालना है, तो आपने क्या करना, उनका उनकी जो सारी वैल्यूज है ना, उनका प्रोडक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू 10 है, दूसरी है 20, तीसरी है 30, चौथी 4। तो आपने क्या है 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, क्लियर। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, आपने ज्योमेट्रिक मीन वहीं पर यूज करना है जहां पर आपके पास जो डाटा दिया जाएगा वो रेशियोज में है। मैंने आपको लास्ट बताया था कि अर्थमेटिक मीन रेशियोज के ऊपर और परसेंटेज के ऊपर नहीं निकलता। तो अगर आपको बताया जाए कि फाइंड आउट द मीन ऑफ द रेशियो 2, रेशियो 3, 4, रेशियो 5, तो यहाँ पर आपने क्या है ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना। तो ये वहां पर यूज किया जाता है जब आपका डाटा जो होता है वो रेशियोज में गिवन होता है या फिर परसेंटेज में गिवन होता है। हाँ जी, क्लियर। या फिर ग्रोथ का रेट बताया जाता है कि 10% से ग्रोथ हो गई, इस तरीके से इन सारी चीजों में ये यूज किया जाता है। ओके, डन। चलिए, तो ये फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन एक टाइप है हमारे अर्थमेटिक मीन की या फिर एवरेज की टाइप है, जहां पर अगर आपने क्या है, आपने मीन निकालना है वैल्यूज का, तो आप उन सारी वैल्यूज को क्या करते हो, आपस में प्रोडक्ट करते हो, आपस में मल्टीप्लाई करते हो। और ये आपको क्या बताता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट अक्रॉस पीरियड्स। तो ये समय के हिसाब से, जैसे कि 10 साल, 20 साल या 5 साल बाद, 6 साल बाद क्या इसका असर दिखेगा आपके आने वाले समय पर, ये उसके बारे में आपको बताता है। और अर्थमेटिक मीन, अगर आप जैसे कि मेरे पास है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। अगर मैंने इसका आपको पीछे अर्थमेटिक मीन निकाल कर बताया था, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना निकल कर आया था, 25 निकल कर आया था। और अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगी तो ये हमेशा 25 से लेस निकल कर आएगा। 22 हो सकता है, 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन की जो भी वैल्यू होती है, जो भी आंसर आता है ज्योमेट्रिक मीन का, वो हमेशा क्या है, अर्थमेटिक मीन से कम होता है। और ये तभी आपने यूज करना है जब आपकी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव है। मेरे पास -10 है, 20 है, 30 है और 40, इनका मैं कभी भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, आपके पास सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए।
और ये कहाँ पर यूज किया जाता है? जैसे कि आपने स्टॉक इंडेक्सेस निकालने, एनुअल पोर्टफोलियो रिटर्न, जैसे कि मैंने साल का क्या है 10,000 लगा रही हूँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इस 2 साल बाद 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। एनुअल पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आएगा आपके पास? 10,000 सेविंग्स में लगाए, 10,000 म्यूचुअल फंड्स में लगाए, तो अलग अलग जगह पर आपने जो पैसे लगाए उन सभी जगहों से आपको एनुअली कितना रिटर्न आएगा वो बताएगा। एवरेज ग्रोथ रेट बताएगा कि साल बाद आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और आपको सेल की डिवीजन करने में, और फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ, एक बैक्टीरिया कैसे कैसे बढ़ रहा है, एक बैक्टीरिया छोड़ा, उसके साथ 2 3 4 5 बैक्टीरिया जन्म ले रहे हैं, कितने टाइम बाद ले रहे हैं, कितनी परसेंटेज के साथ ले रहे हैं। तो आप इन सारी चीजों के बारे में इसकी स्टडी करते हैं, वहां पर आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना पड़ता है। हाँ जी, डन। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, मीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला बताया गया है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला इसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर देखिए, मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है 10 24 15 और 32, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, मल्टीप्लाई ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 मल्टीप्लाई विद 24, मल्टीप्लाई विद 15 एंड मल्टीप्लाई विद 32। मल्टीप्लाई कर दी आपने, ओके। देन उसके बाद क्या कहते हैं आप, टेक द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। nth रूट क्या लेना है कि जितने भी आपके पास वैल्यूज है ना, आपने क्या करना, उनका यहाँ पर क्या है, टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को, 24 को, 15 को और 32 को, ये आएगा आपके पास 115200। स्टेप्स भी आप लिखते जाइएगा। और nth का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इनका रूट कैसे लिया जाता है, बस इसको, जैसे कि 4 वैल्यूज थी तो इसको मैंने 1/4 कर दिया, 3 वैल्यू से तो 1/3 कर देना, जो भी आपकी है उसको आपने क्या है इस तरीके से कर दिया। और इसको देन आपने क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना। तो इसको क्या है, मोस्टली कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर पाते हो। 1/4 करना है आपने इसका। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 115200 को अगर आप सॉल्व करते हो, तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा 18.423। हाँ जी, क्लियर। अब ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में आपने कर लिया कि आपने कैसे निकालना। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपके पास दो चीजें गिवन होती है, एक्स और एफ। तो यहाँ पर आपने जब वो निकालना है, सॉरी प्रोडक्ट निकालना, तो आपने एक्स को इसके इस तरीके से करना है, पावर में 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 4। तो इनका मतलब क्या है, एक को आपने 5 बार लेना है, 2 को आपने 6 बार लेना है, 3 को आपने 5 बार लेना है इस तरीके से, और 10 को आपने क्या है 4 बार लेना है। इस तरीके से क्या है आप सॉल्व करेंगे। और कितनी वैल्यूज थी आपके पास, 1 2 3 4, 4 थी। लेकिन आप क्या करते हो, इनका सबका क्या लेते हो, इनका टोटल लेते हो एफ का। तो इनका टोटल किया 5 + 6 + 5 + 10, तो ये आ गया आपका 26। तो इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है, सपोज करो एक्स वैल्यू, तो इसका आपने लेना 1/26, तो वो आंसर आएगा आपके पास 2.4705। हाँ जी, क्लियर।
तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या किया जाता है, हम अरिथमेटिक मीन में सारी वैल्यूज को प्लस करते थे और नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन में आप सारी वैल्यूज को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका nth रूट ले लेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं उसका उसकी पावर लगा देंगे उसको में और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट जो आपको एग्जाम्पल नंबर 10 दी गई है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे आपने इंडिविजुअल सीरीज में करना है। और जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 11 है उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो, दैट मीन्स आपके पास x और f दोनों की वैल्यूज दी जाएं, तो वहां पर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको ज्योमेट्रिक मीन की मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों दी गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि कुछ चीजें आपको पहले भी बताई गई थी। इसके मेरिट्स क्या है, सबसे पहले यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आपने क्या है इंडेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। अब ये इंडेक्स नंबर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में बनते हैं, फाइनेंस वगैरह में यूज किया जाता है, वहां पर आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके सैंपल में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। सेकंड हो गया। और थर्ड क्या है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। किसके लिए यूजफुल है, आपके इंडेक्स नंबर के लिए यूजफुल है। ये अफेक्ट नहीं होता है फ्लक्चुएशंस से, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, साथ में ये बता रही हूँ आपको कि ये रेशियो और परसेंटेज के लिए अच्छा रहता है, वहां पर यूज किया जाता है। ये आपको क्या बताता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट बताता है, सबके इकट्ठे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक चीज का नहीं। तो ये 3, ये चौथी आपका प्लस पॉइंट, ये 5वां प्लस पॉइंट, और 6 लिखिए, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्टेड नहीं होता है। तो ये 5 डीमेरिट्स है। सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू की कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, बाहर के सैंपल के फ्लक्चुएशंस के साथ इसका असर नहीं होता है, सारी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। रेशियोज और परसेंटेज में इसको सबसे ज्यादा यूज करना अच्छा रहता, और ये आपको क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट बताता है वैल्यूज का आपके। हाँ जी, क्लियर। देन उसके बाद आते हैं डीमेरिट्स। इसको समझना इजी नहीं होता, जैसे कि यहाँ आप मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये इसको सॉल्व करके जैसे वैल्यू आई 11, 5, 200 ऐसे आई कोई भी वैल्यू, तो ये 4 थे, इसका जो 1/4 करना है ना, ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि आप मोस्टली कैलकुलेटर्स का यूज करके ही करते हो, या फिर एंटी लॉग का यूज करते हो, लॉग टेबल होता है उसका यूज करती हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको अंडरस्टूड करना या फिर क्या है कैलकुलेट करना क्या है, इजी नहीं होता है, इसको कंप्यूट करना डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए आपको क्या है, लॉग टेबल जो होता है, एंटी लॉग टेबल कह दो या फिर लॉगरिदम कह दो, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि लॉग टेबल आप कैसे यूज करते हो। और ये वहां पर नहीं कैलकुलेट किया जा सकता जहां पर आपकी कोई एक वैल्यू 0 आ गई या फिर नेगेटिव आ गई। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो इसी के साथ हमने क्या है, आज ज्योमेट्रिक मीन फाइनल कर लिया, अरिथमेटिक मीन हमने पहले ही कर लिया था। इसकी थर्ड टाइप है आपके हार्मोनिक मीन को, इसको अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, देखिए अब हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। ये क्या होता है कि आपने हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप क्या है, अरिथमेटिक मीन का उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। या फिर इसकी जो भी वैल्यूज थी, जैसे कि 10 था, 20 था, 30 था और 40 था, इन सारी वैल्यूज का भी क्या कर देंगे आप, रेसिप्रोकल कर देंगे। और ये सुटेबल तभी होता है जब आपके पास जो क्वेश्चन जो वैल्यूज होती हैं वो क्या है, रेशियोज और रेट्स में दी जाती है, कोई डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं दी जाती है, जैसे कि 20%, 30% और 40%। अब इनका आपने हार्मोनिक मीन आप निकाल पाएंगे, इनका कभी भी आपका अरिथमेटिक मीन नहीं निकलेगा। क्लियर। और ये तभी यूज किया जाता है जो आपके पास वैल्यूज है ना, वो जैसे कि किलोमीटर में, आर में, ऐसे किसी ना किसी यूनिट्स के साथ गिवन होती हैं। अगर आपको कोई भी चीज रेट में दी जाती है,
रेशियोज में दी जाती है या फिर स्पीड में दी जाती है। तो इनका मीन निकाला जाने के लिए आपने कौन सा मीन यूज़ करना है? इनके मीन के लिए आपने हार्मोनिक मीन यूज़ करना है। हाँ जी, क्लियर। एप्लीकेशंस इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये फाइनेंस में यूज़ किया जाता है। आपको एवरेज बताया जाता है डिफरेंट डिफरेंट रेट का। अगर जैसे कि अगर मैं 10,000 लगाऊं और मुझे क्या है 5% क्या है इसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट मिले, तो इसके लिए इसका एवरेज क्या मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है, 5 सालों के लिए। अगर मैं यही 10,000 लगाऊं 8% इंटरेस्ट के ऊपर 5 सालों के लिए, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा? इस तरीके से जो भी आपको फाइनेंस में चीज़ें यूज़ की जाती है आपने एवरेज निकालना है डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर। प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है, लेकिन अगर आप अलग अलग रेट लगा रहे हो तो वहां पर आप एवरेज निकालने के लिए आप हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हो। ये आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बताता है, आपकी स्पीड क्या है रेशियो में, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, चलिए अभी यहाँ पर आप इसको निकालना सीखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेप्स क्या कहते हैं? टेक रेसिप्रोकल ऑफ ईच वैल्यू। सारे वैल्यूज का आपने उल्टा ले लेना। तो जैसे कि आपके पास अगर वैल्यूज हैं 10, अब किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 1/10 प्लस 1/24 प्लस 1/15 प्लस 1/32, ये ले लिया मैंने। अब इनका जो अब कितनी वैल्यूज थी? ये 4 वैल्यूज थी, तो इनका जो सम रहेगा ना, 4 जो हम नीचे लेते थे वो हम ऊपर ले लेंगे। अगर आप मीन निकालते हो ये 10 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 होता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब ये 10 जो अकेले अकेले थी ये 1/10 1/24 1/15 एंड 1/32 निकलेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 का 24 का 15 का 32 का एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करते हो और ऊपर आपका 4 ही रहेगा। तो जब आपने नीचे वाली चीज़ों को सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 0.2396, ठीक है। और अगर आप इनकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा 16.6945। सेकंड स्टेप में कहता कि इनका क्या है, आप आपने रेसिप्रोकल्स जो भी वैल्यूज ली है उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। अब क्या है, उस मीन को क्या है, मीन को उल्टा कर दिया। हाँ जी, क्लियर। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पर, आप स्टेप्स देख लीजिए, मैं सेकंड एग्जांपल आपको करवाऊँ। मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यूज हैं 4, 8 और 12। इनका मैंने क्या निकालना, हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले क्या है, इसमें 3 वैल्यूज हैं तो 3 ऊपर आएगा, पहली बात। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/8 हो गया और ये हो गया आपका 1/12। आपने इसको सॉल्व करना। तो देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं सिंपल तरीका, तो 3 ऊपर रहेगा। 4, 8 और 12 का आपने एलसीएम ले लिया। अब ये 2 के टेबल में ये 2 पर जाता है, ये 4 पर आता है और ये 6 पर आता है। फिर से 2 के टेबल में ये 1 पर, ये 2 पर और ये 3 पर। देन फिर 2 के टेबल में एलसीएम तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको लेना आता ही होगा। अब इनका जो एलसीएम निकल कर आया 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई विथ 3,
तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 24। तो यहाँ पर आपने ले लिया 24। 4 के टेबल में 24 कितना आता है, 4 5 द 24, 6 था 6 पर, तो 6 1 था 6, ऊपर आ गया 6। प्लस 8 के टेबल पर 24 कहाँ पर आता है, 8 1 द 8, 8 3 द 24, तो 3 पर आता है, तो 3 1 द 3। 12 के टेबल में 22 आता है 2 पर, 24 तो 2 आ गया यहाँ पर, तो 3 डिवाइड विद 6 प्लस 5 11, 11 बाई 24, इस तरीके से। तो ये 3 वैल्यूज हो गई, तो जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1, तो आप लिखेंगे 3 बाई 1 डिवाइड विद 11 बाई 24। तो 3 बाई 1 मल्टीप्लाई 11 बाई 24 का 24 बाई 11 बन जाएगा। तो आपने 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 72, और 72 को आपने क्या है 11 के साथ क्या है डिवाइड दे देना। तो जब आप 72 को 11 के साथ डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपके पास 6.54। तो 6.54 आ गया आपका। तो 6.54 आपका क्या है, आपका हार्मोनिक मीन है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3/1/4 1/8 1/12 था, इनका एलसीएम लेकर नीचे वाली चीज को सॉल्व कर लिया। तो अब 3 अकेला था और ये 2 वैल्यूज थी, तो जो 3 को वैसे ही छोड़ दो, और जो ये वैल्यूज थी 11/24 था, इसको उल्टा कर दो, 24/11 कर दो और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसको सॉल्व करेंगे तो आप बिना कैलकुलेटर की मदद के इस तरीके से क्या है अपना मीन, हार्मोनिक मीन निकाल पाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, लेकिन कहां पर निकालना है, हमने अपने डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है। तो यहां पर क्या करिए, टोटल लेंगे आप 5 + 6 + 5 + 10 का टोटल आ गया 26। तो 26 आ गया आपको ऊपर। नीचे आपने क्या करना है, नीचे इनका इस तरीके से लेना, 1/5 है, ये 1 और 5 है, तो इसको आप लेंगे 5/1। 2 और 6 था, इसका लेंगे उल्टा 6/2। जब आपके पास 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था तो 1 ले रहे थे, और यहाँ पर मेरे को नीचे इनका दिया गया है, प्लस 3/5 का 5/3 एंड 4/10 का 10/4, इस तरीके से। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम की मदद से, 1 2 3 और 4, तो 2 के टेबल में जाएगा 1, ऐसे आ जाएगा 1 3 और 2, देन फिर से 2 के टेबल पर 1 1 3 और 1, फिर 3 के टेबल पर, तो आ गया आपके पास एलसीएम 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 टू द 4 4 3 द 12, तो आ गया 26 डिवाइड विद, यहाँ पर आएगा 12। 1 के टेबल पर 12 कहाँ पर आता है, 12 पर, तो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 60। 2 के टेबल पर 12 कहाँ पर आता है, 6 पर, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 36। 3 के टेबल पर 12 कहाँ पर आता है, 4 पर, 4 को आपने 5 के साथ, नीचे वाली चीज को नीचे वाली चीज के साथ डिवाइड करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको ऊपर वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 को 12 के साथ डिवाइड किया तो आ गया 4, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20। 4 के टेबल पर 12 आता है 3 पर, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 30। तो 60 36 20 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो 20 और 30 50, 50 और 60 110, 110 में 36 प्लस किए 146, तो यहाँ पर आ गया 146। तो आपने क्या करना है, 26 अकेला लिख देना, मल्टीप्लाई 146/12 है तो 12 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 146 आ जाएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पर 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, वो आ गया 26 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है 146 के साथ डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 312। 312 को आपने क्या कर दिया 146 के साथ डिवाइड दिया, तो जब आप इनकी कटिंग करेंगे 146 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 2.137। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है, कंपैरिजन बताया गया है और ये मीडियन क्वार्टाइल। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये
टॉपिक खत्म होता है, मैं कंपैरिजन आपको करवा देती हूँ। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो कह रहे कि अर्थमेटिक मीन क्या है, सही रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है वहां निकालने के लिए जब जो वैल्यूज होती हैं वो सारी सेम यूनिट्स की दी जाती है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक चीज समझ आ गई। देन उसके बाद सेकंड क्या कहा जाता है हमें, ज्योमेट्रिक मीन आपका वहां पर सही रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है निकालना जहां पर जो आपके पास वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट यूनिट्स की होती हैं। ये होगी दूसरी बात। और थर्ड क्या रहता है, आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि यहाँ पर मैंने क्या। और हार्मोनिक मीन आपका वहां पर सही रहता है निकालना जहां पर जो डाटा की जो वैल्यूज होती हैं वो रेशियोज में दी जाती हैं, दो वेरिएबल्स की, या फिर डिफरेंट मेजर्स में होती है जैसे कि रेट्स में होती हैं। तो हमेशा अर्थमेटिक मीन का आंसर ज्यादा रहेगा, उससे छोटा हार्मोनिक मीन निकल कर आता है, उसके छोटा ज्योमेट्रिक मीन निकल कर आएगा। क्लियर। तो जैसे कि अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या है 25 है, तो इसका हार्मोनिक मीन हो सकता है कि 22 आए, और इसका क्या है ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है इसका क्या है 20 या 18, कोई भी चीज आ सकती है। इस तरीके से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, हार्मोनिक मीन की उससे कम, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उससे कम। और अगर आपने क्या है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का डबल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर। तो इस एग्जाम्पल को आपने समझ लेना है, ये आपको सिर्फ इसकी दिया गया है कि दो चीजों को आपको दिया जाएगा तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है, कल स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह अपने स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस के लिए। थैंक यू।